हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एकेडमी 24 पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे संबंधित प्रश्न, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इन सभी टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो जो भारतीय इतिहास है संविधान का, उसमें जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन सिद्धांत, वो किसे निर्दिष्ट करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन इस सिद्धांत को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिए गए हैं कि 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मॉयले ने दो भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया। दूसरा कथन है, 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी सही है कि जो पहले और दूसरी जो दोनों कथन ही सही हैं कि 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मॉयले ने दो भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया, और जो दूसरा कथन है 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू के 20 अगस्त 1917 के घोषणा पत्र में क्या अंतर्विष्ट था? तो जो मॉन्टेग्यू का 20 अगस्त 1917 का घोषणा पत्र है उसमें क्या शामिल था? प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीय की बढ़ती भागीदारी, स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन, इस नीति का उत्तरोत्तर चरणों में विकास प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2 और 4, यानी कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीय की बढ़ती भागीदारी, स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, और जो चौथा ऑप्शन है इस नीति का उत्तरोत्तर चरणों में विकास प्राप्त करना, ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो जो 20 अगस्त 1917 में सुधार किए गए थे उन घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। जो 20 अगस्त 1917 को घोषणा की गई थी सुधार करके, तो उसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध था कि कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो अभी तक प्रति वर्ष चुनी जाती थी अब 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, कि कंपनी के डायरेक्टर की संख्या 24 निर्धारित की जाएगी, इनमें से एक चौथाई भाग प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या फिर न्यायपालिका सीधे सम्राट से निर्गमित होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 3, न्यायपालिका सीधे सम्राट से निर्गमित होगी। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में, 1774, 1784 या 1793? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगला प्रश्न है, पिट इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट इंडिया एक्ट 1784 ने प्रावधान किया कि भविष्य में केवल प्रसंविदावाद सेवक ही गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग की सदस्य नियुक्त होंगे, या पिट इंडिया एक्ट 1784 ने समस्त आक्रमणशील युद्ध तथा भारतीय राजाओं के साथ समस्त आश्वासन की संधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि जो पहला कथन है और दूसरा, ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है,
1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम है उसके कथन दिए गए हैं कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किए गए। इसमें प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने फोर्ट विलियम की गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त भी कर दिया, एक विधि सदस्य सम्मिलित किए गए और प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने के अधिकार वापस ले लिए गए। फोर्ट विलियम की गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस प्रकार से इस प्रश्न के सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, इन्होंने 1858 में घोषणा की थी, उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी कि जो पहला और दूसरा कथन है वो सही हैं कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? तो इनमें से किसके लिए भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया था? द काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या मॉर्ली मिंटो सुधार के द्वारा, या मॉन्टेग्यू जेम्स फूड सुधार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो जो 1919 की भारत शासन अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, यानी इस प्रश्न का पहला और तीसरा कथन सही है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो जो भारत सरकार का अधिनियम है 1919, उसका असत्य कथन क्या है? इनमें से कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 1921 में लागू हुआ, यह अधिनियम मॉर्ली मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, या मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड जेम्स फूड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को नकार दिया गया था। तो असत्य कथन कौन सा है इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कि यह अधिनियम मॉर्ली मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसमें लिखा है, लेकिन इस नाम से नहीं जाना जाता, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, सभी राज्यों में 2 सदनात्मक विधानसभा की स्थापना की गई, बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार 1919 जो भारत सरकार का अधिनियम था इसके अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया? मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, स्वराज पार्टी, द दक्कन सभा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी थी जो उसने 1919 की जो भारत शासन अधिनियम था उसमें संदेह व्यक्त किया था। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे आज की भारतीय संविधान की संवैधानिक इतिहास की टॉप 15 MCQ। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया था जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं
और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपको सभी विषयों की क्लास देखना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले आ जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।